I welcome you all in this class of statistics, and the topic which we have taken up or started, that was the measures of central tendency, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप. And in that series we have started the first part of that. It was calculation of arithmetic mean, और उसमें हमने कुछ एक वेराइटीज़ देखी थी. आपसे ये कहना है कि आप भी क्वेश्चंस को देख कर आइएगा और उसमें कोई प्रॉब्लम तो बताइए आके कि सब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, इसमें क्या हमें प्रॉब्लम ये आ रही है. उससे ये होगा कि आपको अपनी प्रॉब्लम को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी और आपको पता लगेगा कि प्रॉब्लम कहाँ आपको आ रही है. मुझे ये मालूम होगा कि अच्छा आपको ये चीज़ समझ आ रही है, इसको इस तरह से नहीं इस तरह से समझाना चाहिए, तो मैं उसको और अपने ऑल्टरनेट तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ. उससे आपको भी और मुझे भी, दोनों को, मुझे ये मदद मिलेगी कि आपको मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकूँगा, आपको मदद ये मिलेगी कि आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकेंगे. इंसान तब तक कोई अपना सुधार नहीं कर सकता जिसकी प्राइमरी और फर्स्ट कंडीशन होती है पहले उस प्रॉब्लम को पहचानना कि मेरे प्रॉब्लम है कहाँ. भाई डॉक्टर के पास जाओगे, कहोगे कि मुझे सिर दर्द है, तो अभी तो वो दवाई लिख कर देगा कि अच्छा सिर दर्द की दवाई ये है. आप जाकर डॉक्टर के पास बैठ जाओगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अरे तो क्या इलाज करेगा भाई वो. तो इसलिए अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए कहाँ दिक्कत है आपको. ओके, तो आज हम आगे की वैरायटी को टेकअप करें. कल हमने देखा था कि यदि किसी तरह की सेंट्रल टेंडेंसी से वो सेंट्रल वैल्यू दी जाए तो किस प्रकार से मीन किया जा सकता. हर्ष, आई थिंक आई एम करेक्ट. ओके, तो आपको यदि प्रॉब्लम हो ना तो आप ऐसा कीजिए, इस क्लास के बाद रुक जाइए ताकि पहले की बातें आपको बताई जा सके, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत होगी. आपको भी कल कहा था पर शायद भूल गए आप भी, यदि हो तो बताइएगा. ओके, कम ऑन. अब देखिए, मैं अलग अलग वेराइटीज़ पर आपसे बात कर रहा हूँ. कल एक वेराइटी ली थी जिस पर हमने बात की थी, आज एक अलग तरह की वेराइटी ले रहा हूँ और उसमें आपसे प्रश्न करूँगा मैं कुछ, ताकि पता लगे कि भाई देखा कितना आपको समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया है. ओके, ये है आपके बुक की प्रॉब्लम नंबर 37, पेज नंबर 387 पर है. मैं उतार के दे दूंगा बुक अभी. क्वेश्चन, हाँ, पेज नंबर 387 पर है इस बुक में, क्वेश्चन नंबर 37. ठीक है, और बड़ा सावधानी से इसे समझना, क्योंकि इसको प्रश्न को समझना ही सबसे बड़ा कारण है. उस लिखा, द फॉलोइंग इज द वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सर्टेन फैक्ट्री, फिगर्स आर 50 to 80, 80 to 100 एंड सो ऑन. मिल गया? ओके, कम ऑन. मैं पहले क्वेश्चन उतार देता हूँ, फिर पढ़ कर के एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, और आप उसको देखना. बुक आपके पास होनी चाहिए भाई, कम से कम 2 के बीच में एक. इनके पास नहीं है इसलिए कह रहा हूँ. ये फिगर्स दे रखे हैं, मंथली वेजेस. शब्दों का ध्यान रखना एक एक का, इसके शब्दों में इसका रहस्य छिपा हुआ है, ध्यान रहे. $80 to 100, 100 to 110, 110 to 120, 120 to 130, 130 to 140, 130 to 150. नंबर ऑफ वर्कर्स सेकंड कॉलम में 30, 127, 140,
240, 176, 135, 20 and 3. ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ इसको, इंग्लिश में आप ध्यान रखिएगा। लिख लिया सबने? लिख वायर की कुर्सी के नीचे ले लेना, कुर्सी के नीचे आने दो थोड़ा उठ कर के। हाँ, पीछे से भी हाँ, थोड़ा सा तकलीफ़ हो जाएगी आपको। थैंक यू, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब देखिए, पढ़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को। नीचे एक कारखाने का मजदूरी वितरण दिया हुआ है। अब ज्ञात कुछ भी कर सकते, इसने मध्य का मीडियन के लिए कहा, पर हम मीन ज्ञात कर रहे हैं अभी। एक कोष स्थापित किया गया है, ए फंड इज़ क्रिएटेड और एस्टेब्लिश्ड। ये निश्चित किया गया है कि जो श्रमिक 120 से कम पाते हैं, लेस देन 120, अपनी मजदूरी का 5% अंशदान करेंगे तथा जो 120 से अधिक पाते हैं, मोर देन 120, वो क्या करेंगे? अपनी मजदूरी का 10% अंशदान करेंगे। ओके, कुल कितनी रकम एकत्रित होगी टोटल? ये आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए और आप तसल्ली से। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बीच में रख लीजिए, ये भी पढ़ लें बुक को। बुक लाइए भैया प्लीज़। आराम से पढ़िए, मुझे प्रश्न करना है इसमें आपसे, ताकि ये पता लग सके कि भाई प्रश्न को कितना अच्छा समझ पाए हैं। उत्तर तो बाद में होगा। पढ़ लिया? रखो बुक आपके सामने। प्रेरणा पढ़ लिया? ओके, अब आप ये बताइए कि इसमें करना क्या है। आपको बता दिया मीन का कैलकुलेशन किस तरह से, केवल मीन की बात होगी और कुछ नहीं होगी, तो इसलिए मीन करना है, ये तो बात समझ में आ गई। ओके, करें कैसे? आपको ये भी बताया था कि मेथड डायरेक्ट वही होता है और शॉर्टकट भी होता है। प्रश्न में यदि कुछ भी नहीं कहा जाए तो किसी भी मेथड से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर है। डायरेक्ट से करें, शॉर्टकट से करें, उत्तर एक ही होता है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको ये भी बताया था, आप ध्यान दीजिएगा, कि जानकारी दोनों मेथड्स की होनी चाहिए, क्योंकि कई बार प्रश्न बना के इस तरह से दिया जाता है कि उसमें कोई पर्टिकुलर मेथड ही अप्लाई हो सकता है। ये प्रश्न उस तरह का है। यू कैन कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मेथड। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट दिस ऑन द बेसिस ऑफ द शॉर्टकट मेथड, इट विल नॉट बी पॉसिबल, बिल्कुल नहीं हो सकेगा। इसलिए जानकारी होना दोनों की चाहिए। ये प्रश्न वह है जो डायरेक्ट मेथड से ही किया जा सकता है और किसी से नहीं। अब देखिए किस तरह से प्रश्न को समझिएगा। उसने ये कहा कि एक फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं और उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक फ़ंड बनाया जाए, एक कोष स्थापित किया जाए और उस कोष में सब लोग अपने अपने हिसाब से कुछ दान दें।
चंदा इकट्ठा करना और पैसा दें उसमें। और ये डिसाइड किया उन्होंने मीटिंग में कि जो लोग 120 रुपये से कम कमा रहे हैं, ध्यान देना, जो व्यक्ति, जो मज़दूर या वर्कर्स 120 रुपये से कम कमा रहे हैं, वो अपनी कमाई का, अपनी अर्निंग का 5% देंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे इन दैट फंड, ओके। एंड अदर ऑल्सो द डिसीजन दे हैव टेकन। परंतु जो मज़दूर, जो वर्कर्स 120 रुपये से अधिक कमा रहे हैं, वो अपनी मजदूरी का 10% कंट्रीब्यूट करेंगे, अंशदान देंगे, और इस प्रकार से एक फंड बन जाएगा। ठीक है। अब ज़रा देखिएगा जो टेबल में इंफॉर्मेशन दे रखी उसको, और उस टेबल में उसने ये बता रखा है कि ये मज़दूर हैं और इनकी मजदूरी इस प्रकार से है। अब ज़रा पहले पॉइंट को देखिएगा, लेस देन 120, ये ग्रुप है जो लेस देन 120 का है ये ग्रुप है ना। सपोज दिस इज ग्रुप ए, ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे 5% ऑफ देयर सैलरी और वेजेस जो भी कुछ है। एंड द पर्सन्स हु आर अर्निंग मोर देन 120, जो 120 रुपये से अधिक कमा रहे हैं, वो कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी सैलरी का 10%। एंड दिस इज़ दैट ग्रुप, ये ग्रुप वो दूसरा ग्रुप है। मान लीजिए इस ग्रुप को हमने नाम दिया बी, और ये कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी सैलरी का 10%। इज इट ऑल राइट? और अब आपको मालूम होना चाहिए कि इनकी सैलरी है कितनी, तभी तो 5% 10% निकालेंगे। सैलरी कितनी है ये मालूम होना चाहिए, जिसका मतलब टोटल वेजेस मालूम होनी चाहिए। ये भी बात क्लियर होगी, ओके। अब जब ये बात क्लियर हो गई है तो आप ये देखिएगा कि आप मीन जब कैलकुलेट करते हैं, जिसे डायरेक्ट मेथड से मैं ले रहा हूँ, तो मीन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये लिखते हैं ना, बात समझ आएगी। अब यदि ये लिखते हैं तो इसमें टोटल मजदूरी क्या आ गई है? आ गई है तो कितनी है, कौन सी है? यही टोटल मजदूरी है। इसलिए मैं बार बार आपको आगाह करता आया हूँ और फिर कर रहा हूँ कि हर बात को, छोटी छोटी बात है, उनको बड़ा सावधानी से समझने की ज़रूरत है। ये किताब में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, कहीं ढूंढने लगेंगे तो कहीं पर भी शुरू से लेकर अंत तक चले जाइए, एक एक पेज के एक एक अक्षर को पढ़ लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगी ये बात, ध्यान रखिए। ये कुल मजदूरी होती है, ये इसे कुल के मजदूरी कहते हैं, और उसमें मजदूरों की संख्या का भाग दो तो औसत आ जाएगा, जिसको मीन कहते हैं, अरिथमेटिक मीन। बात समझ में आ गई? ये है इसका सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि हमें इस प्रश्न को दो भागों में ज्ञात करना है, पहला ए भाग, दूसरा बी भाग, और कुल मजदूरी ज्ञात करनी है। अब आप जानते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यूअस है, ओके। आप ये भी जानते हैं कि कंटिन्यूस सीरीज़ का अपना कोई फॉर्मूला होता नहीं है। फर्स्ट इट इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू डिस्क्रीट, और डिस्क्रीट में कन्वर्जन का तरीका है दैट इज़ द मिड वैल्यू, यही होता है ना, ओके। तो आइए पहले मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लें। मैंने समझाने के लिए ऐसा लिखा है, आप जैसा समझना चाहते हैं उस तरह से ही उतारिए। हाँ, जो फिगर्स मैं ले रहा हूँ उनको एज इट इज़ उतारना। मिड वैल्यू 50 + 80 डिवाइडेड बाई 2, बोलिए 130/2, 50 35 कितना हो रहा, बोलो 65। कैलकुलेटर और नहीं है, हैं? अरे लो ना, कैलकुलेटर क्यों रख रखा भाई, ले छोड़ दो। पढ़न 65, ओके 65, 80 × 20 + 100/2, it is 90, 100 and 110, 105,
110 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2 115। चेक करते चलिए। 120 130 175 सॉरी 125 देन 130 प्लस 150 140। चेक कीजिएगा। 150 180 डिवाइड बाई 2 165। 180 प्लस 200 190। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन गलत ना हो। ठीक है। आप ये भी जानते हैं कि कंटिन्यूस सीरीज में हम मिड वैल्यू को x कहते हैं। दिस इज योर x एंड नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे हो गए f, ये f हो गया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉलम दैट इज fx। गुणा कीजिएगा 30 को 65 से 1950 127 इंटू 90 1140 ओके। 140 इंटू 105 140 इंटू 105 14700। 240 इंटू 115 चेक कीजिएगा 27,600 बोल रहे हैं। एक दूसरे की कैलकुलेशन को वेरीफाई करते चलिए। 176 इंटू 125 22,000 ओके। 135 इंटू 140 18900। 20 इंटू 165 3300 I doubt। 20 into 165 but it is all right। 190 into 3 570 ओके। ये आ गए fx और यही मजदूरी इनकी हो गई। पर हमें मजदूरी से मतलब नहीं है, कुल मजदूरी। और कुल मजदूरी के दो डिवीज़न होंगे। नंबर ऑफ दोज पर्सन्स हु आर अर्निंग लेस देन 120 हु आर कंट्रीब्यूटिंग 5%, और दूसरा ग्रुप है जो अपनी मजदूरी का 10% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आइएगा यहाँ तक का टोटल अलग करें। सिग्मा एफ एक्स ये ग्रुप ए का है, बोलिएगा। ग्रुप ए का सिग्मा एफ एक्स चेकअप प्लीज 55,680 ऑल राइट, यही है ना। सेकेंड ग्रुप 44,770 ठीक है, यही है। ओके, अब ये इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये कुल मजदूरी हो गई। सिग्मा एफ एक्स मीन्स कुल मजदूरी, टोटल वेजेस। दिस इज द टोटल ऑफ देयर वेजेस ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी रेस्पेक्टिवली। दोनों अलग अलग हैं। हो गया। अब ज़रा कॉमन सेंस लगाइए। ये अपनी मजदूरी का 5% अंशदान कर रहे हैं ग्रुप ए के लोग, तो इंटू 5%।
बोलिए। गलत आ रहा भाई। 2 इज इट 2784? चेक कीजिएगा। 0.4 3 2 यस 2784 ठीक है। और ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी मजदूरी का 10%। इट इज़ 4477 4477 इतना कंट्रीब्यूशन इनका होगा। ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में क्या कह जरा पढ़िएगा प्रेरणा। नहीं लास्ट में क्या कहा, कितना कंट्रीब्यूट करने के लिए कह रहा हूँ। 120 should contribute 5% of their wages and that those getting more than 120 should contribute 10% of their wages. What sum will be collected? What sum is to be collected? कुल चंदा या दान जो भी कुछ है वो कितना कलेक्ट होगा ये बताना है। अरे नहीं अभी नहीं पी सकते। तो कुल मजदूरी कितनी इकट्ठी होगी ये बताएं ना। दिस इज टोटल मजदूरी नहीं सॉरी, कुल अंशदान कितना इकट्ठा, दान कितना है इतना इकट्ठा होगा। टोटल कंट्रीब्यूशन दोनों का टोटल करें 7264 ना। हाँ चेक कर। अब और क्या करना है? क्या ये उत्तर हो गया हमारा? क्यों नहीं हुआ तो क्यों नहीं? क्या कह रहा हो आंसर में, क्या बता रहा? Sum collected 7261 and मीडियन तो आया नहीं। ओके ये ठीक है उत्तर। ओके पर अभी ये उत्तर पूरा नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने हाँ प्लीज़ नो नॉट दैट। मैंने कहा ना कई बार ये जो सब्जेक्ट है वो रीजनिंग से जुड़ा हुआ है। रीजनिंग में इसी तरह क्वेश्चंस होते हैं एंड इन रीजनिंग द कॉमन सेंस प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपका कॉमन सेंस होना चाहिए। मैंने आपको शुरू में ये कहा था कि शब्दों को एक एक करके बड़ा गौर से पढ़िए। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए कुल अंशदान तो ये हो गया परंतु ये उत्तर पूरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अंशदान यदि उसने लिख दिया बताइए एक वर्ष में कितना होगा, तो क्योंकि आपको ये शब्द पढ़िए मंथली वेजेस, एक महीने का है ये अंशदान, पूरे साल भर का नहीं है। यदि उसने ज़रा से जोड़ दिया कि अच्छा बताइए वर्ष में कितना अंशदान ये इकट्ठा होगा, चंदा ये अंशदान कितना होगा, तो 12 से गुणा करना पड़ेगा आपको, तो उत्तर पूरा होगा, अन्यथा पूरा नहीं होगा। तो यह भी तो अंशदान ही हो गया। कुल अंशदान मंथली मासिक है, ये ध्यान रहे। और यदि वार्षिक करना हो तो ईयरली बराबर 7261 मल्टीप्लाइड बाई 12। बोलिए 132। दिस विल बी द आंसर। अदरवाइज तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में वो क्या कहता है उस पर। इसलिए सावधानी से करने की कोशिश कीजिएगा, समझिएगा इस चीज़ को। उतार लीजिए फिर एक और वेराइटी लेते हैं। ये हो गया उत्तर बस। अब देखिए कहाँ फॉर्मूला, कहाँ कुछ नहीं करा। फॉर्मूले का बेसिक आपके समझ में आना चाहिए कि बेसिक सिद्धांत क्या है उसका, फॉर्मूला क्यों बना, कैसे बना।
अब वो क्या मीन ज्ञात करो तो मीन ज्ञात कर लें, मीडियन ज्ञात करना है मीडियन, मोड की कहे मोड ज्ञात कर सकते हैं, कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए मीन ले लेते हैं इसमें। चलो आगे, उतार लिया तो उतार लो, उतार लो। हो गया प्रेरणा यू। नंबर ऑफ वर्कर्स का टोटल कीजिएगा, एन बराबर बोलिए 871 आ रहा, मेरे कैलकुलेशन चेक करने जा रहा। ठीक है 871। आइए मीन ज्ञात कर रहे हैं। हाँ जी ठीक है ओके। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स 7261 डिवाइडेड बाई 871। ये लीजिए, ये मीन का उत्तर हो जाएगा। एट पॉइंट 8.33। हियर इज द आंसर ऑफ योर मीन। यदि मीन भी पूछे तो इस तरह से करो। ये लीजिए उत्तर हो गया। ठीक है यस, कुछ पूछना आपको किसी को? चलूँ आगे। कम ऑन, एक इसी तरह की प्रॉब्लम और आपके सामने आ रही है और उसको भी बड़ा सावधानी से समझने की ज़रूरत होगी। ये है प्रॉब्लम नंबर, नेक्स्ट है मेरी बुक में तो क्वेश्चन नंबर 38। पहले क्वेश्चन में उतार देता, फिर पढ़ के सुना दूंगा आपको। मंथली इनकम इन रुपीज़, below 100, 100 to 200, 200, 300, 300, 400, 4 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700, 800, 0, 800. Number of workers, in 2011 and 2012, 120 2011 में, 140, 115, 75, 66, 42, 30, 12 and 600। 2012 में नंबर वर्कर्स हैं 190, 190, 160, 155, 95,
71643530 and 800। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी बुक में इसी पेज नंबर पर 387 पर ही है। जीरो से 800। यही प्रश्न की खूबसूरती से बड़ा सावधानी से पढ़िएगा, वो इन्हीं में आपको अटकाएगा परीक्षा में, ध्यान रहे। इसलिए हर वेराइटी को बड़ा गौर से और इस नोटबुक को संभाल के रखिएगा। अलग बनाइए नोटबुक, इसकी अलग, कॉस्टिंग की अलग, ताकि एंड में आपको काम आएगी बहुत। हो गया। अब मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ, किताब के सामने रहेगी, आप और पढ़ लेना। फिर आपसे ही प्रश्न करूँगा पहले, फिर बाद में तो मुझे तो जवाब देना ही है, मैं तो सॉल्व करके बताऊँगा ही, पर आप बताइए, देखिए किस तरह से आप प्रश्न को समझ पाए हैं। ओके, देखिए क्या कहता है। निम्न सारणी में एक बड़े कारखाने की 2 वर्षों की आय दी हुई है। देयर आर 2 years एंड द इनकम इज गिवन। ओके, 2 वर्षों की इनकम बता रहा है। ओके, कम ऑन, ध्यान से। प्रत्येक कर्मचारी जो सबसे ऊपरी 25% सीमा में आता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष नेशनल डिफेंस फंड में 2% देता है। इस कोष की 2011 से 2012 तक की वृद्धि ज्ञात कीजिए। मेन बात तो मैं लिख रहा हूँ कि 2% टू NDF नेशनल डिफेंस फंड में वो अंशदान कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? जो ऊपरी 25% सीमा में आते हैं, अपर 25% लिमिट। फिर ये कहता है कि फाइंड द इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन, फाइंड इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन। लीजिए, आप इसे एक बार पढ़ लीजिए और बीच में रख करके पढ़ना। यू ऑल्सो गो थ्रू दिस प्रॉब्लम। बड़ा सावधानी से पढ़िए कि एक अक्षर को, एक शब्द को। नहीं, सब तो नहीं होगा। 25% only. And what do you mean by the 25%? What is the meaning of the 25%? यही खास बात है इसमें। पढ़ लिया? क्यों भाई, पढ़ लिया? अब प्रश्न आपसे, रखो बुक आपके यहीं रख दो। और अब ज़रा ध्यान से देखिए। पहला तो प्रश्न आपसे ये कि मान लीजिए हम 2011 की बात कर रहे हैं, तो टोटल वर्कर्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, कर्मचारियों की कुल संख्या 2011 में क्या होगी?
600, ओके। आप क्या कह रहे हैं? कुछ और कह रहे हैं? यही कह रहे हैं। अब देखिएगा लास्ट में जो आइटम दे रखा 0 to 800 दे रखा, ये रहा 0, बिलो का मतलब 100 से कम, क्योंकि हर जगह 100 का डिफरेंस है तो इसमें भी 100 का डिफरेंस है, तो 100 में से 100 लेस का तो 0 बचेगा। तो पहला आइटम या पहला पद जो है वो 0 to 100 है। और यहाँ दे रखा 0 to 800, इसका मतलब वहाँ से यहाँ तक का टोटल है ये। इट इज़ एक्चुअली n, वो लिख नहीं रहा है पर आपको समझना है ये n है, इसके अलावा कोई कुछ भी बात नहीं है। हाँ समझ भाई, एग्जैक्टली इट इज। हाँ उसमें तो निकाला था, इसमें दे रखा है, पर आपको समझना है कि n कहाँ है, आपको ढूंढना है, क्योंकि लिखा हुआ 0 to 800, ये 0 रहा और ये 800 रहा, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल है ये। तो ये 600 इसका टोटल है 2011 का, और 800 2012 का टोटल, ठीक है, ओके। अब प्रश्न एक और आपसे, प्रेरणा प्लीज़। अब इसमें ये बताइएगा कि इसने कहा है कि वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे नेशनल डिफेंस फंड में, वो पैसा देंगे, कौन देंगे? सब नहीं दे रहे हैं। हु आर इन अपर 25% ऑफ लिमिट, जो ऊपरी सीमा में 25% आते हैं उन्हें, जो 25% सीमा में आते हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर हो गया? दे आर कंट्रीब्यूटिंग हाउ मच? 2% टू नेशनल डिफेंस फंड। नेशनल डिफेंस फंड में दे रहे हैं, पर सब नहीं दे रहे हैं, ओनली 25%, 25%। कौन से 25%? हु आर इन दी अपर लिमिट्स। अब इसका मीनिंग क्या हो? टोटल नंबर है 600, तो उसमें से 25 निकाल, ये 2011 की बात करें तो 600 में से 25% करेंगे तो 150 आएगा। 150 से ऊपर वाले, 150 से ऊपर वाले रुपए, तो 150 से ऊपर वाले तो ये होंगे, यहाँ से ये आ जाएगा, बीच में 150 यहाँ आएगा। ये देखिए यस, यही इस प्रश्न की खूबसूरती है। सबसे ऊपर वाला तो 0 से 100 हुआ ना? सबसे ऊपर वाला 0 से 100 हुआ, बिल्कुल ठीक है। हम कब मना कर रहे हैं? सर उसमें तो 25%, 25 होगा। 120 जन में से 25% निकालेंगे। 120 का 25% 1/4 कर दिए, 30 आएगा। वो जने तो अपनी इनकम का तो इनकम कितनी मानेंगे 30 लोगों की? सर वो मिड वैल्यू नहीं। यस प्रेरणा, वुड यू लाइक टू से समथिंग? चलें? हाँ यस। टोटल नंबर्स जो है वो 8 है, ठीक है। 8 का 25% निकालेंगे तो 200, हाँ, फोर वाले जो डिजिट्स होंगे वो कंप्यूट करेंगे। टॉप 4 डिजिट्स कौन सा मानेंगी आप? 100 बिलो 100 एंड 100 to 100 200 to 300। नो, अब से जस्ट लिसन, अब ध्यान से सुनिएगा। उसने क्या कहा है कि जो नेशनल डिफेंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 2% लोग, वे वो होंगे जो 25% ऊपरी सीमा में आते हैं। यही कह रहा शब्द, हु आर इन दी अपर 25% लिमिट।
मतलब जो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं वो 25% कितने हैं वो गिनिए। अब देख कैलकुलेटर संभालिएगा, पहले 2011 को ले रहा हूँ। ओके, 600 का 25% बताइए पहले तो कितना बनता है? 150 व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, कौन से होने चाहिए? जो अपर लिमिट में हैं, जो अधिक कमा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ अधिक कमाने वाले यहाँ नहीं है, ये रहे नीचे हैं। अब टोटल करना मैं बोलता हूँ, बोलिए 12 जहाँ 150 आ जाए बता दीजिए मुझे। 30 प्लस कीजिए, प्लस 42 प्लस 66 आ गया। इसका मतलब ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे यहाँ तो बस। आगे 25% लिमिट, इसका 25% लिया, 150 व्यक्ति हो गए। जो ऊपर कमा रहे हैं, ऊपरी सीमा में कमाने वाले वो लोग, बाकी के नहीं दे रहे कंट्रीब्यूशन, बाकी के बेकार हैं। अब उसी प्रकार से दूसरा 2012 का ले रहे हैं, ये 2011 का था। नाउ 2012, 800 का 25% बोले 200, क्यों भाई 200 आता है। और फिर ले टोटल, जहाँ 200 आ जाए मुझे बता दीजिए। 30 प्लस 35 प्लस 64 प्लस 71 आ गया। ओके, ये लोग, केवल ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी का कोई कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं रहा। इट इज़ ऑफ नो यूज़। वो कंट्रीब्यूट ही कहाँ कर रहे हैं? दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बस यही बात है इस प्रश्न में समझने की। ये समझ गए तो प्रश्न पूरा समझ में आ गया, और ये नहीं समझ पाए तो पूरे प्रश्न में समझने में दिक्कत हो जाएगी। मैं समझ में आ गई। नाउ लेट अस सी वेदर आवर एजम्पशन इज़ करेक्ट और नॉट। वे उत्तर से वेरीफाई करें हम कि हमने जो माना वो सही है या नहीं। उतार लीजिए पहले यहाँ तक। हो गया। ओके, अब वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि हमें बताइए कि 2011 में कंट्रीब्यूशन कितना हुआ था, 2012 में कितना हुआ था, और अब बढ़ कर के कितना हो गया। यही कह रहा हो, कितना इंक्रीज़ हुआ ये बताएं। तो 2011 का मालूम करें, फिर 2012 का मालूम करें, इनका डिफरेंस मालूम करो, इतना इंक्रीज़ हो गया। परंतु वो इंक्रीज़ होगा अगेन सी मंथली, ईयरली नहीं होगा, ध्यान रहे, क्योंकि ये लिख रखा है मंथली इनकम। सावधान रहना, मैंने बार बार आपको आगाह किया है कि शब्दों के प्रति एक एक शब्द को गौर से पढ़ें, समझें क्या कहना चाह रहा हो। ओके, कम ऑन, मिड वैल्यू ले लें पहले। इसकी तो बेकार है, मिड वैल्यू कैलकुलेट करना ही, इसका कोई मतलब ही नहीं। तो 400, 500, 900, 900 को 2 का भाग देंगे 450। क्यों भाई बोलना? 550, 600, 700, 1300, 650 और 750। ये मिड वैल्यू आ गई। देन एफेक्ट्स 2011 का ले रहे हैं पहले। ये एक्स होते हैं, मिड वैल्यू को आप जानते हैं, कहते हैं एक्स। और इस फ्रीक्वेंसी 2011 की ये हैं 66, 42, 13, 12। तो आइए 450 को मल्टीप्लाई करें 66 से,
29,700 29,000 29,700 42 को 550 से 42 इंटू 550 23,100। नेक्स्ट 30 को 650 से 19,500 19,500 एंड लास्ट 12 को 750 से 750 इंटू 12 9,000। ओके, टोटल करेंट सिग्मा FX 2011 का $81,300 आ रहा मेरे, चेक करो। कोई दिक्कत आ रही? ठीक है, कम ऑन। इसी तरह 2012 का ले लें, FX 2012 मिडियली वही रहेंगी, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। 71 को 450 से, pardon, I couldn't get you. 31,950 then 64 into 550 64 को 550 से 35,400 200 ओके। देन 35 को 650 से 720 750 750 और फिर 12 को मल्टीप्लाई करें 750 से कितना 22,500 ये लीजिए, चेक कर लें, इसका टोटल कर लें सिग्मा FX फॉर 2012 कितना आ रहा? 1,12,400 मेरे कैलकुलेशन में तो ये आ रहा, चेक कर लें। ठीक है, ओके, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टोटल मजदूरी इनकी आ गई, इसका 2% कंट्रीब्यूट करेंगे कुल मजदूरी का। ठीक है, अब देखना सिग्मा FX आ गया दोनों का 2011-12 का, ये फिर 2011 कंट्रीब्यूशन टू NDF नेशनल डिफेंस फंड में अंशदान, हिंदी में लिखना चाहें तो NDF नेशनल डिफेंस फंड एट द रेट ऑफ 2%, 2% की दर से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 2011 में 81,300 इंटू 2%, बोलिए 1,626 ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं 2011। यस, मंथली है अभी, ये मंथली कंट्रीब्यूशन है। ओके, आइएगा 2012 में कंट्रीब्यूशन कितना कर रहे हैं? 1,12,400 डिवाइडेड बाय, सॉरी नॉट डिवाइडेड बाय, इंटू 2%, $2,248। दिस इज द कंट्रीब्यूशन। कुल मजदूरी का इतने करने हैं, 2% निकाल लिया हमने। अब आगे वो कहता कितना इंक्रीज हुआ 2012 में, 2011 की तुलना में 2012 में अंशदान में कितनी वृद्धि हुई है, ये कह रहा है। अब लिखें
इंक्रीज इन 2012 में वृद्धि, और ये हो जाएगी 2248 माइनस 1626। बोलिए 626 622। इट इज 622 पर मंथ, ये प्रति माह आ गया। फॉर द इंक्रीज फॉर द ईयर, वर्ष में कितना इंक्रीज हुआ? 622 इंटू 12। बोलिए, नो चेक अप द आंसर। 7464। चेक कीजिए उत्तर, ये वृद्धि हुई है। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? समझ में आ रही चीज़ें? ओके, गुड। हो गया आपका सबका? एक इसी तरह का क्वेश्चन 39 है, 39 मेरी बुक में, तो पेज नंबर 388 पर है। फिगर्स हैं बिलो 50, 50 to 100, 100, 150। 389 पे। एक मिनट, पेज नंबर 388। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42। एनसीसी के कैडेट्स दे रखे हैं और उसका फिगर दे रखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, 45, 46, 47 तक, बल्कि 48 तक ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन इसी तरह से टिपिकल नेचर के हैं, ठीक है। इनमें जितने भी आप देख सकते हैं तो देखिएगा, नहीं तो फिर हम कल से इन पर बात करेंगे, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का टाइम होने जा रहा है आपका, तो हम उस पर बात करेंगे भी इस तरह के। एक बात थोड़ा समझ लीजिएगा कि ये थोड़ा टिपिकल नेचर के क्वेश्चंस हैं। जनरली इतने टिपिकल नेचर का क्वेश्चन आता नहीं है जब तक पेपर ही पूरा कठिन नहीं हो। पेपर हार्ड होता है तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जनरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। परंतु मेरा मानना ये है कि हम इस तरह के क्वेश्चन करके हमें तो ये मालूम हो जाता है कि ऐसे किए जा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात होती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है। कॉन्फिडेंस आता है कि मैं ऐसा क्वेश्चन भी कर सकता हूँ, और आप जानते हैं कि यदि कॉन्फिडेंस होता है तो आधी लड़ाई तो जीत ही जाता है इंसान, ठीक है। इसलिए कुछ क्वेश्चंस करके रखना चाहिए हमेशा।
ताकि आपको कॉन्फिडेंट रहें अपने आप में कि हाँ मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। इसलिए इन बातों को देखिएगा।